हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एनसीईआरटी की ऐसी वीडियो जिसमें कि आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ आपको ये बताया जा रहा है कि नीट में क्या कहां से पूछा जाएगा, एनसीईआरटी से पेपर कहां से बनता है, 1-to-1 क्वेश्चन कहां से क्रिएट होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको क्वेश्चंस और MCQs वगैरह की वीडियो भी लगातार इस चैनल पर दूंगा और लगातार नीट से पहले ये सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। इससे पहले 12th वाला जो सिलेबस है वो हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिस्ट है, प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हो। और 11th वाला जो पोर्शन आज से शुरू किया है, इसकी वीडियोज़ लगातार अब आपको मिलती रहेंगी इसी चैनल पर। तो हम करते हैं शुरू 11th वाले पार्ट को। नया सिलेबस है, नए में इन्होंने लिविंग वर्ड वाले पार्ट को ऐड कर दिया है, तो शुरू से ही पढ़ना होगा चैप्टर को और लगातार हम इसको 11th वाली बुक को पढ़ते हुए जाएंगे नीट तक और 12th वाले भी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू इस वीडियो को। जो हमारा पहला हेडिंग है दैट इज द लिविंग। व्हाट इज लिविंग, ये वाला सवाल आपको समझना होगा। यहाँ लिखा है, वैसे तो इसमें 1-2 क्वेश्चन ही बनेगा, मतलब वैसे तो इसमें लगता है कि एक आधा क्वेश्चन क्रिएट होगा, तो पर फिर भी इन्होंने इसको ऐड कर दिया है, मतलब इस वाले पोर्शन को इन्होंने इसमें डाल दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। अगर आप किसी लिविंग को देखते हो तो आप जो है कई सारे कैरेक्टर्स को देखते हो। लिविंग के लिए, लिविंग होना मतलब आपके दिमाग में लिविंग होने के लिए कुछ वर्ड होते हैं, मतलब आपके लिए लिविंग के लिए कुछ होता है कि लिविंग ऐसा है, चलता है, फिरता है, भागते हैं, दौड़ते हैं, ये सब चीज़ें आपके नॉर्मल दिमाग में रहती है। पर यहाँ लिखा है कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस और एनवायरमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू अवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सही बात भी है, लिविंग को सोचते ही आपके दिमाग में ग्रोथ आएगी, आपके दिमाग में रिप्रोडक्शन आएगा, आपके दिमाग में आएगा कि भाई एनवायरमेंट के प्रति जागरूक रहना, वो आपके लिविंग करते हैं। वन कैन ऐड ए फ्यू मोर फीचर लाइक मेटाबॉलिज्म। चौथी बात इन्होंने ऐड की है, 3 यहाँ लिखी हैं, 1, 2, 3, चौथी ये। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, 5वीं ये। सेल्फ ऑर्गेनाइज, 6ठी ये बात डाली है। इंटरेक्ट एंड इमरजेंस टू दिस लिस्ट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज। अब ये एक एक को करके समझाएंगे। देखो, पहला इन्होंने यहाँ पे लिया है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, इसको ये एक्सप्लेन करेंगे, तो ये एक्सप्लेनेशन के साथ साथ समझना है। अब नीट में क्या आएगा, पहली लाइन जो नीट में पूछी जाएगी वो यहाँ से होगी, समझ रहे हो, ये क्वेश्चन नीट में आएगा, ये मार्क कर लो। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। यहाँ से पूछेंगे व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, तो आप कहोगे मास में बढ़ना, नंबर में बढ़ना, ये ही आपका ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ है। ठीक है, चलो आगे लिखा है मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कॉन्टिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। तो प्लांट में आपको पता होना चाहिए, स्टेटमेंट नीट में आएगा कि प्लांट में जो ग्रोथ है वो पूरी जिंदगी, तमाम जिंदगी लगातार चलती रहती है, तमाम लाइफ स्पैन में कंटिन्यू रहती है। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज। However, cell division occur in certain tissues to replace low cell. Unicellular organism grow by cell division. ये स्टेटमेंट है जो नीट में आएगा, आपको इसको सही करना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा, आपको करेक्ट करना होगा। One can easily observe this in vitro culture by simply counting the number of the cells under the microscope. In majority of higher animals and plant, growth and reproduction are mutually exclusive event. One must remember that increase in body mass is considered as growth. लोग सोचते हैं कि बॉडी मास बढ़ना क्या है, वो ग्रोथ है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इन विल टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। ये कह रहे हैं कि अगर आप इस बात को क्राइटेरिया लोगे कि भाई ग्रोथ होना मतलब मास बढ़ना है, तो सिंपल है, मास तो नॉन लिविंग का बढ़ता है। जैसे एक रेत का टीला है, मान लो उसके ऊपर रेत आ रही है, मिट्टी गिर रही है, मिट्टी गिरी तो बड़ा होता जाएगा, तो भाई ये भी क्या है, ग्रो हो गया, ग्रोथ होगी फिर तो। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, बाहर से मटेरियल चिपकने से होती है ये, ठीक है, मटेरियल ऑन द सरफेस। जबकि जो लिविंग होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो आपकी कैसे होती है,
अंदर से होती है, ये ध्यान रखना आपको। यहाँ से इनमें जो ग्रोथ होती है वो अंदर से होती है। तो लिविंग और नॉन लिविंग में ग्रोथ में अंतर हो गया, ठीक है। पर अगर ग्रोथ देखी जाए नॉर्मली तो वो नॉन लिविंग भी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि ग्रोथ इज नॉट कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ से नीट में आएगा सवाल, ये पूछेंगे कि इनमें से क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, मार्क कर लेना। तो आपको बताना है कि ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन्ड एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम, अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हेडिंग है रिप्रोडक्शन। लाइकवाइज, अब यहाँ देखो रिप्रोडक्शन भी सबको लगता है कि रिप्रोडक्शन करना मतलब लिविंग है तो रिप्रोडक्शन करेगा ही, ये सोच के चलते हैं। लेकिन यहाँ इसके लिए भी समझाया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि लिविंग है तो रिप्रोडक्शन करेगा ही, ठीक है। देखो लिखा है कि इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to those of parents. Invariably and implicitly we refers to sexual reproduction. Organism reproduced by asexual reproduction means also, लेकिन ऑर्गेनिज्म तो asexual reproduction नहीं करते हैं। Fungi multiply and spread easily due to the millions of asexual spores, आपको पढ़ाया जाएगा आगे चल के। लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट वगैरह में देखोगे, हाइड्रा में देखोगे तो वहाँ बडिंग होती है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन याद कर लेना चाहिए कि बडिंग कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। तो हाइड्रा में मल्टी सेलुलर बडिंग मिलती है और ईस्ट में यूनिसेलुलर बडिंग मिलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाइड्रा में मल्टी सेलुलर बड होती है, ईस्ट में यूनिसेलुलर बड होती है। इन प्लेनेरिया, ये भी एक अच्छा सवाल है पुराना। प्लेनेरिया में हम देखते हैं कि रीजनरेशन होता है क्योंकि उनके अंदर टोटीपोटेंट सेल होती है। आप ये मार्क कर लेना कि प्लेनेरिया जो होता है प्लेटिहेल्मिन्थीज में, उनके अंदर टोटीपोटेंट सेल होती हैं, वो रीजनरेट कर सकते हैं। दैट इज अ फ्रैगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लोएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये कह रहे हैं एक टुकड़ा जो होगा उसका वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है, समझ रहे हो। पूरा टुकड़ा कटा हुआ पार्ट जो होगा वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। कैसे? तो वो क्योंकि उसके अंदर टोटीपोटेंट सेल होती हैं और वो टोटीपोटेंसी जो होती है वो सेल जो होती है वो पूरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो सकती है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो, द फंजाई द फिलामेंटस एल्गी द प्रोटोनीमा, आप आगे बढ़ोगे। फंजाई में हाइफे होते हैं, प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस वो भी आपका फिलामेंटस होता है। ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, आप आगे पढ़ोगे कि ब्रायोफाइटा में जो प्रोटोनीमा होता है वो फ्रेगमेंटेशन से डिवाइड करता है, ठीक है, उसके अंदर ऐसा होता है। When it comes into unicellular organisms like bacteria, unicellular algae और amoeba, reproduction is synonymous with growth। ये स्टेटमेंट नीट में लिखा हुआ आएगा तो आपको इसको करेक्ट करना है बस सीधा। बैक्टीरिया में, यूनिसेलुलर एल्गा में और यूकैरियोट्स जो होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट, प्रोटिस्टा, अमीबा में रिप्रोडक्शन सिनोनिमस विद ग्रोथ है। भाई देखो अगर वो डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि वो यूनिसेलुलर है और यूनिसेलुलर क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, बस सेल डिवाइड करेंगे। जैसे बैक्टीरिया तो बाइनरी फ्यूजन करेगा, अमीबा भी बाइनरी फ्यूजन करेगा, ठीक है। तो डिवाइड करना ही ग्रोथ है, उनमें नंबर बढ़ना ग्रोथ है एक्चुअली। साइज तो क्या बढ़ेगा बैक्टीरिया का, ठीक है। तो वहां नंबर जब बढ़ती है तो ग्रोथ होती है। नंबर कैसे बढ़ेगी? डिवीजन से बढ़ेगी, सिंपल बात है ये। लिखा है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, यहां लिख भी दिया इन्होंने कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। फिर लिखा है वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। हेंस we notice that in single cell organism we are not very clear about the uses of these two terms growth and reproduction। सिंगल सेल में आप ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात है वहां पे जहां सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें। फर्दर देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे म्यूल्स होते हैं। अब म्यूल्स जो है वो स्टेराइल होते हैं। वर्कर बी जो होती है ये स्टेराइल होते हैं, ठीक है। वर्कर बी स्टेराइल होते हैं, ये भी लिविंग होते हैं, पर म्यूल्स जो होते हैं वो भी स्टेराइल होते हैं। इस तरह टिग्लियन होता है वो भी स्टेराइल होता है, ऐसे ही लाइगर होता है वो भी स्टेराइल होता है, ऐसे ही ना। तो हिन्नी होता है, ऐसे ही स्टेराइल होता है हिन्नी भी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो लिविंग है पर रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो फिर इन्होंने यहाँ लिखा है कि इसलिए रिप्रोडक्शन इज भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता। यहाँ लिखा है इन्होंने लिखा कि रिप्रोडक्शन भी इसलिए डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग होने का।
जरूरी नहीं कि रिप्रोड्यूस करेगा, लिविंग है तो रिप्रोड्यूस करेगा, मतलब जरूरी नहीं है ये बात कि जिंदा है तो रिप्रोडक्शन करेगा ही, ये ध्यान रखना। तो ये भी क्या हो गया, नॉन डिफाइनिंग फीचर हो गया, समझ आई। चलो, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ कोर्स और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रिप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। नॉन लिविंग तो रिप्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, ये तो बात सबको पता है। चलो नेक्स्ट देखो, अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ ये जो है मेटाबॉलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब पॉइंट है कि लिविंग है अगर कोई, तो आप बैक्टीरिया से लेकर के हायर तक जाएंगे तो आपको मिलेगा कि सब में सेल्स है, और सेल्स हैं तो उनके अंदर साइटोप्लाज्म है, और वहाँ जो है बहुत सारी रिएक्शंस लगातार कॉन्टिन्यूअस मैनर में चल रही होती हैं, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो यहाँ देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, these chemicals small and big belonging to the various classes, size, function, etc. now are constantly being made and changed into some other biomolecules. These conversions are chemical reactions or metabolic reactions. There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organism. हर सेल में, ये ध्यान रखना, हर एक सेल में बहुत सारी रिएक्शन, कुछ कैटाबॉलिक यानी कुछ टूटने वाली, और कुछ एनाबॉलिक यानी कुछ बनने वाली, ऐसी रिएक्शंस लगातार चल रही होती हैं। बी दे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। भाई मल्टी सेलुलर भी तो सेल से ही बने होंगे ना, ठीक है। एंड ऑल प्लांट एनिमल फंजाई, ध्यान से पढ़ो, ऑल प्लांट एनिमल्स फंगाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, सभी मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म, सब कुछ रिएक्शन मिला करके क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ सेल फ्री सिस्टम। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी इज एन मेटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब अगर आप एक किसी रिएक्शन को लेकर के बाहर टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करना चाहें तो यू कैन परफॉर्म, आप परफॉर्म कर सकते हो, पर सेल वो जो कनेक्शन है, मतलब एक रिएक्शन जो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी अपने आप चलती रहती है, वो आप बाहर इन विट्रो में नहीं चला पाओगे। तो ये कह रहे हैं कि जो आपकी रिएक्शंस होंगी, मतलब आउटसाइड द बॉडी, परफॉर्मेंस इन टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग, हेंस वाइल मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर of all living organism without exception. Isolated metabolic reaction in vitro are not living things but surely living reaction. तो रिएक्शन तो आप बाहर चला सकते हो पर सेल नहीं बना सकते, मतलब वो लिविंग थिंग नहीं कहलाएगी अगर आप एक रिएक्शन बाहर मेटाबॉलिक रिएक्शन को टेस्ट ट्यूब में चलाओगे। इन विट्रो मतलब बाहर, ठीक है, लिविंग बॉडी के बाहर। Hence the cellular organization of the body is the defining feature of the forms. तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी बॉडी का वो डिफाइनिंग फीचर है लाइफ की, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मेटाबॉलिज्म भी डिफाइनिंग फीचर है, सब करते हैं मेटाबॉलिज्म, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is this ability to sense their surrounding or environment and respond to these environmental stimuli which could be physical, chemical or biological। मतलब ये कह रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम जितने भी जीव जंतु पृथ्वी पर रहते हैं, हम सभी क्या करते हैं, अपने वातावरण के प्रति रिस्पॉन्सिव होते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। किसी को कुछ पेन चुबा देंगे तो उसे पता चल जाएगा, हवा लग रही है, ठंड हो रही है, गर्मी हो रही है, ये सारा रिस्पॉन्स हम कर रहे होते हैं। इवन प्लांट्स भी, फंगाई भी, बैक्टीरिया भी, सब अपने एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिव होते हैं, यानी they can sense, that means they can sense, and we sense our environment through our senses or sense organs. Plants responds to external factors like light, water, temperature. Other organism, pollutants, etc. All organism from prokaryote to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues. Photoperiod affect reproduction in seasonal breeders। ये लाइन नीट में आएगी, इसे मार्क कर लो, आपको ये सही कर कहनी है कि जो लाइट का ड्यूरेशन होता है, फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर्स में फोटो पीरियड अफेक्ट करता है
रिप्रोडक्शन को। ये स्टेटमेंट आएगा, करेक्ट करके आना है सीधा सही। बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, दोनों में, all organism handle chemicals entering their bodies. All organisms therefore are aware of their surroundings. Human being is the only organism who is aware of himself. तो ये हमारे में सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, बाकियों में नहीं होती। and has self consciousness. Consciousness therefore become the defining property. फिर देखो यहाँ, एक तो मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुआ और एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुआ। तो ये दोनों जो है आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, जबकि रिप्रोडक्शन होना और ग्रोथ होना वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। चलो नीचे लिखा है, व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग इट इज ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। वी ऑब्जर्व पेशेंट्स लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल virtually supported by machines which replace heart and lungs. The patient is otherwise brain dead and the patient has no self consciousness. तो पेशेंट जो है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं रखता है, तो वो लिविंग होगा कि नॉन लिविंग होगा। भाई अगर कोई कोमा में है तो देखो उसकी सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म तो चल रही है, अगर आप मेटाबॉलिज्म देखोगे तो वो लिविंग है, अगर कॉन्शियसनेस देखोगे तो नॉन लिविंग है। तो आपको ध्यान रखना होगा वो लिविंग है क्योंकि मेटाबॉलिकली एक्टिव है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो ये नया जो मतलब अभी नया सिलेबस कटा हुआ था उसमें ये ऐड किया था, तो अब आगे जो शुरू होगा वो वही है जो पहले से चला आ रहा था। यहाँ लिखा है, एक पैराग्राफ है, इसमें से कुछ एक आधी लाइन मिल जाएगी हमें। देखो यहाँ पर एक बात को ध्यान से समझो, हम ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं एक एक लाइन, क्योंकि यार पता क्या है, अंदर से आएगा पेपर, मतलब लाइनों के बीच से आएगा और फिर आपको लगेगा कि ये कहाँ से पूछ लिया। तो जहाँ मैं ये बोल रहा हूँ ना कि भाई ये आएगा, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये आएगा, यहाँ से आएगा, ये पूछेंगे, तो वो आएगा ही। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करें कि ये आएगा ही, यहीं से ही आएगा, यही पूछा जाएगा, चाहे कैसा ही एग्ज़ाम हो, कोई बना रहा हो, कैसा भी पूछ रहा हो, आएगा ये पक्का ही, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखना, तो तभी आपका सिलेक्शन होगा, गारंटी है इस बात की। तो ना अगर आप ये पढ़ोगे तो आपका होगा ही। In higher classes, you will come to know that all living phenomena are due to the underlying interactions. Properties of tissue are not present in the constituent of cell. जो टिश्यू की प्रॉपर्टी है वो सेल्स में नहीं हो सकती, but arise as a result of interaction among the constituent cell. Similarly, properties of cellular organelle are not present in the molecule. भाई मॉलिक्यूल में सेल की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, ऑर्गेनेल की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट। मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूलर कंपोनेंट मिलते हैं तो वो ऑर्गेनेली बनती है। These interaction result in emergent property at a higher level of organization. This phenomenon is true in the hierarchy of organizational complexity at all level. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating. यहाँ से मार्क कर लो, self-replicating है, evolving है, self-regulating है, interactive systems, capable of responding to external stimuli. ये लाइन आप याद कर लो, अच्छी है लाइन, ये कहीं फंस सकती है किसी तरह से, तो आप इसे पढ़ लेना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इवॉल्विंग होते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग और इंटरेक्टिव सिस्टम्स होते हैं। दे कैन कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, बाह्य वातावरण के स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आर linked to one another by the sharing of the common genetic material but to varying degree। तो ये कह रहे हैं कि सभी जीव जंतु एक जैसा डीएनए रखते हैं पर थोड़ा थोड़ा अंतर होता है सब में, ये ऐसे ही लिखा है। नेक्स्ट हेडिंग है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यहाँ से थोड़ा सा कुछ चीज़ें मिलेंगी, वैसे तो इस चैप्टर में ज़्यादा सामान है नहीं, पर थोड़ा थोड़ा जो मिलेगा वो आपको मैं बता ही रहा हूँ। और 2 वीडियो इस चैप्टर की बनाएंगे हम, एक और एक छोटी छोटी, और दोनों में आपका कवर हो जाएगा ये। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें है नहीं, पर फिर भी देखो नीट का पेपर है ना यार, सवाल कहीं से भी आ सकता है, मतलब ये तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं, इनका कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है। तो देखो, इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बीट पोटेड प्लांट। ये थोड़ी कहानी बनाएंगे पहले। आपने देखा होगा प्लांट है और इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, योर पेट्स, अदर एनिमल एंड प्लांट्स। देर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेक्ड आई, but they are all around you if you were to increase in the area that you make observations। अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो लगातार आपकी रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ती भी चली जाएगी और आपको बहुत सारी स्पीसीज मिलेंगी।
Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organism in it. Each different kind of plant, animal or organism that you see represent a species. The number of species that are known to a described range between, यहाँ से आपको एक लाइन याद कर लेनी है ये वाली कि भाई 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं। ये लाइन आप याद कर लो, ठीक है। एंड दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी, से क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो ये डेटा है, इसको ये लर्न करना है यहाँ से, तो कोई पूछ लेगा आपको। वी शुड रिमेंबर हियर दैट वाज एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड इवन ओल्ड वन, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड। मतलब ये कह रहे हैं कि तो एक डेटा है और एस्टिमेट्स हैं, अगर आप और ढूंढेंगे तो और मिल जाएंगे, है ना। इसके बारे में बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में थोड़ी ज़्यादा बात हुई है, वहाँ पढ़ेंगे ही। चलिए, as stated earlier, there are millions of plant and animals in the world. We know the plant and animal in our own area by their local names. अब यहाँ पर थोड़ा nomenclature के बारे में बात होगी कि ये कह रहे हैं कि भाई अगर एक किसी स्पीसीज का, किसी प्लांट का, एनिमल का नाम रखना होता है तो लोकल नेम, जैसे कुत्ता कुत्ता है, बिल्ली बिल्ली है, आम का पेड़, ये सब आप जानते ही हो। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर आपको वर्ल्ड लेवल पर, दुनिया के लेवल पर नाम के बारे में बात करनी हो तो आप जो है कैसे बात करोगे, मतलब आपको कैसे पता होगा कि वहाँ क्या नाम कहा जाए, किस नाम से किसी चीज़ को पुकारा जाए, ये वाली बात आपके लिए टिपिकल होगी। तो ये कह रहे कि एक ऐसा नाम होना चाहिए जो पूरी दुनिया में एक जैसा ही हो और कहीं बदलावा ना हो, हमेशा सब लोग उसी नाम से उस चीज़ को जानते हो। तो वो कॉमन नेम होगा, मतलब कॉमन मतलब पूरी दुनिया में एक जैसा चलेगा, तो उसको साइंटिफिक नेम हम कहेंगे। साइंटिफिक नेम के लिए यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई गई हैं और वो आप समझोगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो। तो यहाँ लिखा है कि दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन ए कंट्री। भाई जगह जगह पे भी यहाँ बोलते हैं कुछ, कहीं और बोलते हैं, हरियाणा में कुछ और बोलते हैं, है ना, राजस्थान में कुछ और, मध्य प्रदेश में कुछ और। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organism we are talking about। मतलब अगर आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, सामने वाले को पता भी ना चले कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, तो इस समस्या से बचने के लिए हमें नाम जो है एक जैसे से रखने चाहिए, दुनिया भर में वही नाम चले। Hence there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature। क्या कहते हैं इसे? nomenclature। तो वर्नाकुलर नेम्स जो हम लोकल नेम्स होती हैं उनसे हम जानते हैं, साइंटिफिक नेम रखने का तरीका समझेंगे। Obviously nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know the what organism the name is attached to, that is identification। नाम हम सबसे बाद में रखते हैं, पहले आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हो और उसके जो कैरेक्टराइजेशन करते हो, उसका क्लासिफिकेशन करते हो और फिर उसका नॉमेनक्लेचर करते हो। नामकरण संस्कार बाद में होगा, समझ आई? ये ध्यान रखना है। देखो, in order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism, and this is acceptable to biologists all over the world। मतलब वो नाम जो है पूरी दुनिया में एक जैसा ही हो और सब उसी नाम से उसे जानते हो, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। For plant scientific name are based on agreed principles and criteria। प्लांट के लिए जो नाम है वो कौन रखता है, इसकी फुल फॉर्म नीट में आएगी, इसे मार्क कर लेंगे, इंटरनेशनल, कहाँ गया, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये इस नाम को आप याद रखेंगे, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी नीट में, ठीक है। यहाँ से ICBN की फुल फॉर्म क्या है आप बता दोगे, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड। एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजी के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा है 4 और यहाँ लिखा है ऑफ। ये भी 4 होता है कुछ किताबों में, पर इन्होंने ऑफ दिया है, तो थोड़ा भाई इन देख लेना, ये अपना ही मानते हैं सही। द साइंटिफिक नेम श्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। Description of any organism should enable the people in any part of the world
to arrive at the same name, they also ensure that such a name has not been used for any other non-organism. ये कह रहे हैं कि भाई जब एक किसी का नाम रख दोगे ना तो उसका दूसरा नाम नहीं होना, मतलब किसी और का वो नाम नहीं होना चाहिए, सेम नेम दो ऑर्गेनिज्म का नहीं होना चाहिए एक बार में, ये ध्यान रखना. Biologists follow universally accepted principle to provide scientific name to non-organism. Each name has two components, the generic name and the specific name. तो ये ध्यान रखना, नाम जैसे मान लो किसी का जो भी नाम होता है तो उसमें दो शब्द होंगे. पहला शब्द जो पहला वर्ड होगा वो उसके जीनस का होगा और दूसरा वर्ड जो होगा उसकी स्पीसीज का होगा. जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है कि सोलेनम निग्रम, मैं इसी एग्जांपल से आपको बता देता हूँ. देखो सोलेनम निग्रम जो है ये नाम आप जो देख रहे हो ये मकोई का नाम है. एक्चुअली एक प्लांट होता है मकोई, ये उसका नाम है. तो इसमें आप देखो पहला नाम उसके जीनस का है, दूसरा नाम उसकी स्पीसीज का है. पहले नाम का पहला लेटर बड़ा है, दूसरे नाम का पहला लेटर छोटा है. दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है सिंगल लाइन से, ऐसे ये रूल है. अगर आप हाथ से लिख रहे हो तो आप अंडरलाइन करोगे, हाथ से नहीं लिख रहे हो, मशीन से लिख रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो तो आप इटैलिक्स में लिखोगे, मतलब थोड़ा तिरछा लिखते हैं उसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना आप. तो ये बस कुछ नाम के यहाँ इन्होंने बताया, ज़्यादा बताया नहीं. और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें कि जब नाम रखते हैं तो क्या करते हैं, बस आप इतना दिमाग में रखो, पहला नाम जीनस का, दूसरा नाम स्पीसीज का. जीनस का नाम पहला लेटर बड़ा और यहाँ स्पीसीज के नाम का पहला लेटर छोटा. हाथ से लिख रहे हो दोनों को अंडरलाइन करेंगे और प्रिंट कर रहे हो तो इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे. जूलॉजी में, जबकि मैं बताऊं जूलॉजी में ये एक चीज़ है जो पूछ सकते हैं, जैसे जूलॉजी में होता है नाजा नाजा, मान लो ये नाम है, ये आपका स्नेक का नाम है, को सांप का. और जैसे मान लो बुबैलिस बुबैलिस, ये भैंस का नाम है, ठीक है, बुबैलिस बुबैलिस. तो ये जो है देखो स्पीसीज का नाम भी, और रेटस रेटस, ठीक है. ये तो स्पीसीज का और जीनस का नाम दोनों सेम है. इस घटना को टोटोनिम कहते हैं, टोटोनिम. तो टोटोनिम भाई जूलॉजी में होते हैं, बॉटनी में टोटोनिम नहीं होते. प्लांट के केस में टोटोनिम नहीं मिलते हैं, इस बात को ध्यान से याद रखना. प्लांट में टोटोनिम नहीं होते, प्लांट में होते हैं, जूलॉजी में होते हैं, एनिमल्स के लिए होते हैं. दूसरी बात, अगर आपको जैसे अभी बताएंगे आगे चल के, ये जो लिखा गया है ये प्रिंट किया है तो ये इटैलिक में प्रिंट किया जाएगा अगर नाम. और अगर साइंटिस्ट अपना नाम लगाना चाहता है इसके साथ में तो वो बाद में एब्रीवेशन लगा सकता है, जैसे लीनियस के लिए लिन, और ये जो लिन लगा है ये एब्रीवेशन लगेगा और ये रोमन में लिखा जाएगा. इस बात को आप ध्यान रखोगे. ये इटैलिक्स है तो ये रोमन में लिखा जाएगा, सीधा, ये सीधा लिखा जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है. मतलब साइंटिस्ट दे कैन यूज देयर नेम एंड लास्ट द लेटर्स आर रोमन लेटर्स, ये ध्यान रखोगे. और ये बस इतने रूल्स इन्होंने दिए हैं, ज़्यादा दिए नहीं है. देखो ध्यान से, यहाँ लिखा भी है कि दिस सिस्टम ऑफ प्राइडिंग नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर. तो जो पहले लीनियस ने इन्होंने दिया है, ये लीनियस ने दिया था, तो लीनियस का नाम पहले 3 नाम का होता था. कार्ल वॉन लिनी उसका नाम होता था, तो उसने पहले अपना ही नाम छोटा कर लिया था, कैरोलस लीनियस, ठीक है. कार्ल वॉन लिनी से कैरोलस लीनियस. तो ये टैक्सोनॉमी के फादर भी हैं, इस बात को ध्यान रखना. और ये भी सवाल है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लीनियस हैं. बायनोमियल नोमेनक्लेचर के फादर ये हैं, इन्होंने दिया था. इनसे पहले प्रपोज किया था किसी ने पर उसकी बात चली नहीं, तो इनका माना जाता है. is being practiced by biologists all over the world. This naming system using a 2-word format was found convenient. Let us take the example of mango to understand the way providing scientific name better. The scientific name of the mango is written as a Mangifera indica. ये देखो ध्यान से पढ़ो, मैंगीफेरा. एक तो ये नीट में ध्यान रखना मैग्नीफेरा ना लिखा हो, आप इसे मैग्नीफेरा करके सही ना कर दें तो गलत हो जाएगा आपका. तो मैंगीफेरा है. लेट अस सी हाउ इट इज अ बायनोमियल नेम, एंड इन दिस नेम मैंगीफेरा इज जीनस एंड द इंडिका इज स्पीसीज. एंड अदर यूनिवर्सल रूल्स आर ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोज. पहला नियम मैंने बताया है, बायोलॉजिकल नाम नेम आर जनरली इन लैटिन, सॉरी ये आपका लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना.
या फिर डेड लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, क्योंकि दुनिया में फिर कहीं डेड लैंग्वेज और जगह यूज ना होती हो, वरना तो फिर अपना नाम पे अधिकार कोई और जमा लेगा, है ना। तो ये डेड लैंग्वेज में लिखे जाएंगे, भाषा मर्थ होनी चाहिए, और ये लिखे जाएंगे इटैलिक्स में। एंड दे आर लैटिनाइज्ड। अगर आपके ये लैटिन में वर्ड नहीं है कोई, तो उसे इंग्लिश वर्ड को लैटिनाइज करो, ये कहते हैं, जैसे लीनियस ने भी किया था अपना। एंड और डेराइव फ्रॉम लैटिन इज रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। नंबर 2, द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। पहला नाम जीनस है, दूसरा नाम स्पीसीज है, बार बार यही बात बता रहे हैं। बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। जब दोनों नाम लिखे जाएंगे तो उनको अंडरलाइन करेंगे अलग अलग, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक ही लाइन से नहीं कर देंगे, पूरी सेपरेटली, आधा इधर आधा उधर, मतलब दोनों के नीचे लाइन खींचेंगे। और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। नेक्स्ट है 4th, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। और ये मैंने बताया आपको, जीनस का नाम जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। एंड स्पेसिफिक दैट एंड स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर, इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मैंगीफेरा इंडिका। तो ये मैंगीफेरा इंडिका आपको बता ही दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is classification. तो ये कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म को आप ऐसे ही नहीं ढूंढ सकते, उनको एक प्रॉपर वे में, तरीके से एक जगह पर मेंटेन करके मतलब क्लासीफाई करना होता है। जैसे आप भी स्कूल में भी देखते होंगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 6 सेक्शंस बनाए जाते हैं, माँ का नाम, पिता का नाम, ये सब लिखा जाता है ताकि आप इजीली चीज़ों को अरेंज कर सको। तो ये कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। आप क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? किसी को भी अगर कन्वीनियंट कैटेगरीज में ग्रुपिंग की जाती है तो वो आपका है क्लासिफिकेशन, दैट बेस्ड ऑन द सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। For example, we easily recognize groups such as plants or animal or dogs, cats, insect. आप देखो, आप सोचो cats तो आपके दिमाग में एक इमेज आएगी cats की, dogs तो आपके दिमाग में dogs आएंगे, ठीक है, टाइगर टाइगर आएगा। तो एक इमेज है सबकी, आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो रखी है। इंसेक्ट, घास, राइस, चावल, गेहूं, हर चीज की इमेज है। तो ये कह रहे हैं कि आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कैट्स को, डॉग्स को, इंसेक्ट्स को। द मोमेंट वी यूज ऑफ एनी ऑफ दीज टर्म वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स। अगर आपके दिमाग में बिल्लियां हैं तो आपके दिमाग में उसके कुछ लक्षण होंगे। भाई बिल्लियों के कुछ लक्षण होंगे ना, बिल्लियों के 4 पैर होते हैं, ऐसी होती है, ऐसी दिखती है, छोटी सी पूंछ वाली बिल्ली, ऐसे दिमाग में आपके होगा बिल्ली के लिए। तो बिल्ली सोचोगे तो बिल्ली दिखेंगी, क्योंकि उनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उसी के नाम से आपने उसको ग्रुप कर रखा है एक जगह पे। वॉट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ ए डॉग? Obviously, each one of us will see dogs and not the cat. Now we think where to think of Alsatians. ये Alsatians यहाँ से याद करना है, नीट में आएगा। कुत्तों की एक प्रजाति का नाम है Alsatians, ये पूछा जाता है, ये भी सवाल है भाई, पूछ लेंगे ये भी यहाँ से, ध्यान रखना। We know what we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals. अगर आप मैमल सोचते हो तो मैमल्स के कैरेक्टर दिए हैं क्या? एक्सटर्नल ईयर्स, ये याद करना है। बॉडी हेयर, ये याद करना है भाई, यहाँ से पूछते हैं मैमल्स में बॉडी हेयर, यस। एक्सटर्नल पिन्ना, यस होता है, ये पूछते हैं यहाँ पे। Likewise in plant, if you try to talk wheat, the picture in each of mind will be of wheat plant, not of the rice or any other plant. Hence all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, these all are convenient categories to group someone. ये कैटेगरीज हैं, वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज टैक्सा। अगर आप किसी कैटेगरी के लिए एक टर्म यूज करना चाहते हो तो वो टैक्सा है। जैसे हम कहते हैं बिल्लियां, अब बड़ी बिल्लियां, छोटी बिल्लियां, है ना। तो फिर उसमें बिल्लियों में भी और छोटे बिल्ली मतलब अलग अलग टाइप की बिल्लियां, स्पीसीज बहुत सारी, अलग अलग जीनस होंगे। तुम्हें क्या लगता है बिल्ली स्पीसीज है? कैट्स इज अ स्पीसीज, कैट्स ना स्पीसीज। कैट एक अलग फैमिली ग्रुप है, मतलब वी कैन से फैमिली लेवल का ग्रुप है ऊपर का, ठीक है। तो इसके नीचे और टाइप होंगे अंदर नीचे बहुत सारे, समझ रहे हो।
तो ये कह रहे हैं कि कैट हो, वीट हो, मैमल हो, वीट हो, राइस हो, कुछ भी हो, दे ऑल आर अ कैटेगरी। इन साइंटिफिकली वी आर सेइंग द कैटेगरी इज अ टैक्सा। कोई भी कैटेगरी का लेवल हो सकता है, वो एक टैक्सा होगा, ठीक है। और जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसी समय पर एक्चुअल में, मतलब जिस लेवल पर वो कैटेगरी होती है उसे रैंक कहते हैं, जिस लेवल पर वो कैटेगरी है उसे रैंक कहते हैं, और जो उसे रिप्रेजेंट करता है वो टैक्सा कहलाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। Here you must recognize that the taxa can indicate categories at very different level. Plants also form a taxa. Wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa. But you know that a dog is a mammal and mammal are animal, and therefore animals, mammals and dogs represent taxa at different level. तो animal एक बड़ी कैटेगरी है, उसके नीचे फिर जाएंगे मैमल्स हैं, मैमल्स में और हैं, है ना, मैमल्स आर टाइप ऑफ मैमल्स। तो ये कह रहे कि ये सब टैक्सॉन को, टैक्सा को अलग अलग लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं, और वो लेवल है रैंक। क्या है? रैंक। हेंस बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स all living organism can be classified into different taxa, and this process of classification is called as taxonomy. The father of taxonomy, Carolus Linnaeus, an external and internal structure along with the structure of cell development processes and ecological informations of organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies. यहाँ से क्या आएगा सवाल? देखो ये लाइन आएगी, बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज क्या है, तो आप मार्क करोगे क्या क्या? एक्सटर्नल, इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंटल प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये सभी टैक्सोनॉमिक स्टडीज का आधार हैं। ये सभी टैक्सोनॉमिक स्टडीज का आधार हैं। बेसिस आगे देखो, कैरेक्टराइजेशन, identification, classification, nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. ये क्या है? ये टैक्सोनॉमी के बेसिक्स हैं। चार, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, दीज आर बेसिक्स। पीछे क्या था? बेसिस। ये बेसिस वो क्या है? बेसिक, अगले वाला, ठीक है। चलो, टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organism, particularly with reference to their own use. In early days, शुरुआत में human being needed to find source for their basic need of food, clothing, shelter, and hence the earliest classification are based on the use and disuse or use on various organism. मतलब पहले जो classification था कि भाई इनसे कपड़े मिलते हैं, इनसे खाना मिलता है, इनसे फ्रूट मिलता है, इनसे ये मिलता है, उनसे वो मिलता है, इस आधार पर था पहले का क्लासिफिकेशन, जबकि अब क्लासिफिकेशन का आधार ये नहीं है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटीज, बट ऑल्सो द रिलेशनशिप्स अमंग दैम. दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स. अब हमने टैक्सोनॉमी का नया नाम सिस्टमैटिक्स रख लिया है, इस बात को ध्यान रखेंगे. सिस्टमैटिक्स, अगर आप किसी को सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करोगे तो वो सिस्टमैटिक्स कहलाएगा. तो टैक्सोनॉमी ही आज की तारीख में सिस्टमैटिक्स है, ये ध्यान रखना. द वर्ड सिस्टमिक्स मीन्स डायरेक्ट फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. लीनियस की किताब का नाम है सिस्टेमा नेचुरी. इसमें इन्होंने एनिमल्स के बारे में नॉमेनक्लेचर दिया है. इस किताब का नाम याद रखेंगे आप, किसकी है? लीनियस की है. यहाँ से आपसे सवाल पूछा जाएगा कि लीनियस की किताब है कौन सी है, मतलब ऐसे नाम पूछेंगे किसकी है, लीनियस की है, बता देना. और भी किताबें थी लीनियस की भाई, हिस्टोरिया प्लांटेरम वगैरह, वो सब यहाँ जब दिया नहीं है तो क्या करना, ठीक है. और आगे देखो, एज द टाइटल ऑफ दिस पब्लिकेशन द स्कोप ऑफ द सिस्टमैटिक्स वाज लेटर इनलार्ज टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, मतलब बाद में इसमें ये सब ऐड हो गया. आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन सब कुछ सिस्टमैटिक्स में ही है. सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म. तो भाई ये ध्यान रखना, जब टैक्सोनॉमी में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स का ध्यान रखा जाने लगा, फाइलोजेनी का ध्यान रखा जाने लगा, तो वो टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स बन गई. मतलब ये बहुत अच्छा शब्द है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स.
मतलब अभी जो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज आप करते हो, सिस्टमैटिक्स जिसे हम कह रहे हैं, उसमें हम हर ऑर्गेनिज्म को उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के आधार पर रखते हैं, ग्रुपिंग में ग्रुप करते हैं। जब क्लासिफाई करते हैं तो इवोल्यूशनरी आधार रखा जाता है उसका, वही मेन बात है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यही तक का करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आपको पढ़ाई जाएंगी। तो ये थोड़ा बोरिंग है, शायद से आपको बोर हुआ हो आपको, पर हमें तो ढूंढने हैं क्वेश्चंस। और अगर आपको ये लग रहा हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, चुटकुले नहीं सुना रहा हूँ, जोक नहीं मार रहा हूँ, तो वो आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है। अभी आपका एग्ज़ाम है नीट का, तो जोक सुनने हो तो हम अलग से जोक का एक चैनल बना लेंगे और वहाँ चुटकुले सुनाएंगे मजे, ठीक है। मतलब बीच बीच में मैं सुना दूंगा यहाँ भी, पर आई थिंक इट्स नॉट नेसेसरी टू लिसन द जोक्स। और 30 मिनट की वीडियो है, 30-40 मिनट की, 30-40 मिनट ध्यान से सुनना पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को पूरी देखी अगर आपने ये वीडियो, तो आपका धन्यवाद बहुत बहुत। और नई वीडियोस लगातार चैनल पर आती रहेंगी, सपोर्ट रहेगा फुल प्रूफ नीट तक। बाकी सब जो पढ़ा रहे होंगे भाई, मैं अपने दिल से पढ़ा रहा हूँ, मतलब ऐसे सोच के पढ़ा रहा हूँ कि सामने कोई बैठा है और उसका सिलेक्शन कराना है। तो होपफुली आपको अच्छा लगेगा। कुछ वीडियोस देखो तो आपको समझ में आएगा चीज़ें, इक्वालिटी क्या है, बातें क्या बताई जा रही हैं और जो आने वाली है वो बताई जा रही हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।